बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MTI 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का लेक्चर नंबर 19 है। आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे काशीज़ थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। काशीज़ थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को जब भी हमने सम क्लोज कंटूर C पे इंटीग्रेट करना हो तो इसके लिए काशीज़ ने थ्योरी डेवलप की। इस थ्योरी को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बाज़ कंटूर्स इंटीग्रल जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग काशीज़ थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। तो बेसिकली इस सेक्शन में हम काशीज़ की डेवलप की हुई थ्योरी को यूज़ करेंगे और इसमें डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट फार्मूलाज देखेंगे टू सॉल्व कंटूर इंटीग्रल्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कुछ पढ़ा था और बेसिकली उन चीज़ों को आज हम आगे लेकर बढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग काशीज़ फार्मूलाज। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी अबाउट कंटूर्स। कंटूर्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा था कि कर्व्स को हमने करैक्टराइज किया था, तो कर्व की जो फर्दर टाइप्स बनी थी हमारे पास, उसमें कुछ कर्व्स हमारे पास सिंपल हैं, क्लोज्ड हैं, स्मूथ हैं और इसी तरह पीस वाइज स्मूथ कर्व्स थी जिनको हमने कंटूर्स कहा था। टेक्निकली हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम x ऑफ t और y ऑफ t पैरामीटराइजेशन ले लें किसी भी कर्व C की, तो z ऑफ t विच इज़ x ऑफ t प्लस आयोटा टाइम्स y ऑफ t पोजीशन वेक्टर बन जाता है किसी भी पॉइंट P का जो कर्व C पे लाई करता है। और इसी तरह हमने देखा था कि अगर z डैश t लें विच इज़ x डैश t प्लस आयोटा y डैश t, तो ये टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से हमने कंक्लूड किया था कि अगर z डैश t कॉन्टिन्यूस हो और नॉन ज़ीरो हो फॉर ऑल t लाइज बिटवीन a एंड b, तो फिर ये कर्व जो C बनती है ये एक स्मूथ कर्व है। इसी तरह ऐसी कर्व जो पीसेस में स्मूथ थी और तमाम पीसेस ज्वाइंट थे एंड टू एंड, उस कर्व को हमने पीस वाइज स्मूथ कर्व कहा था। सम टाइम उसे सेक्शनली स्मूथ भी कहते हैं। तो पीस वाइज स्मूथ कर्व जो पीसेस में स्मूथ थी जस्ट लाइक दिस के एक पीस देन ज्वाइंट किया अनदर पीस से, फिर ज्वाइंट किया एक और पीस से। अब अगर ये सारे पीसेस फाइनाइट हों तो इस कर्व को हम पीस वाइज स्मूथ कर्व कहते हैं। देन हमने सिंपल कर्व डिफाइन की थी कि सिंपल कर्व्स किस टाइप की होती हैं कि अगर C z ऑफ t लाइज बिटवीन a एंड b एक कर्व को रिप्रेजेंट करे और ये कर्व इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि z ऑफ t1 is not equal to z of t2 for t1 is not equal to t2 और t1 t2 a b इंटरवल से होने चाहिए, तो इस कर्व को हमने सिंपल कर्व कहा था। क्लोज कर्व्स ऐसी कर्व्स थी जिनके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं, जस्ट लाइक सर्कल, इलिप्स। ये हमारे पास क्लोज कर्व की एग्जांपल्स थी। फिर ऐसी कर्व्स जो सिंपल भी हों और क्लोज भी हूँ उनको हमने सिंपल क्लोज कर्व कहा था। और यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि ज़रूरी नहीं कि सारी क्लोज कर्व सिंपल ही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप की हमने देखा था, ये कर्व क्लोज तो है बट ये कर्व सिंपल नहीं थी क्योंकि इस कर्व ने इस पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस कर लिया था। तो ये सारी कंटूर्स की टाइप्स थी हमारे पास। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमारा जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होता है यूजली हम स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ कर्व्स लेते हैं, बट नॉट नेसेसरली ऑलवेज। समटाइम्स हम देखेंगे हम ऐसे भी इंटीग्रल सॉल्व करेंगे जिसमें पाथ ऑफ इंटीग्रेशन
स्मूथ कर्व नहीं होगा। देन हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया था वो ये वाला था कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड जब भी आपने सॉल्व करना हो तो ये इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ जेड ऑफ टी जेड डैश टी डी टी के इक्वल था। बेसिकली यहाँ पे जेड ऑफ टी कर्व सी के ऊपर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम फंक्शंस की वैल्यू एट दैट पॉइंट देखते हैं और इसको आप अगर समेशन फॉर्म से कंपेयर करें इंटीग्रल की, जो कुछ इस तरह से थी, लिमिट नॉर्म ऑफ पी गोज टू 0, लिमिट नॉर्म ऑफ पी गोज टू 0, summation k varies from 1 to n f of z k steric डेल्टा z के। तो यहाँ पे हम नोट करते थे कि ये z के स्टेरिक पॉइंट जो है ये कर्व c पे हम एक पॉइंट लेते थे। सो फंक्शन की वैल्यू हम z ऑफ t पे ले रहे हैं और z ऑफ t जो है ये कर्व c के किसी आर्बिट्ररी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमने z डैश t फाइंड करना है, इनके प्रोडक्ट को a टू b हम इंटीग्रेट करें तो ये इस कंटूर इंटीग्रल का आंसर आ गया है। इस फार्मूलेशन को यूज करते हुए हमने डिफरेंट टाइप्स के कंटूर इंटीग्रल सॉल्व किए थे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स हमने ये देखा था कि समटाइम्स हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई भी कंटूर इंटीग्रल है तो उसके मॉडुलस की अपर बाउंड्स हम फाइंड कर लें या बाउंड्स फाइंड कर लें। तो मॉडुलस की बाउंडिंग जो थी वो इस नंबर से होती है m टाइम्स l से। यहाँ पे m जो था ये बेसिकली इस तरह का नंबर था कि f ऑफ z मॉडुलस लेस आर इक्वल टू m होता है ऑन c, और l जो था ये लेंथ ऑफ कंटूर c था, लेंथ ऑफ कंटूर c था। अब इनफैक्ट ये ml इनइक्वालिटी जो है ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? अब नोट कीजिए कि समटाइम्स रियल में भी हमारे पास ऐसे इंटीग्रल्स आ जाते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है, या ये भी पॉसिबल है कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ एग्जिस्ट ना करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टाइप के इंटीग्रल्स का सॉल्यूशन निकालें, इंटीग्रल 0 to 1 e पावर टेंजेंट इनवर्स x अंडर रूट 1 प्लस साइन क्यूब x cos x dx। तो इनफैक्ट इस टाइप्स के इंटीग्रल्स को सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है। सेम केस में समटाइम्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स में ऐसे इंटीग्रल्स आ जाते हैं जिनको सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है, तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उनके मॉडुलस की कोई बाउंड मिल जाए। ये बाउंड्स हमें हेल्प करती है टू इन्वेस्टिगेट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। दैट्स वाई ये इनइक्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट थी। इस इनइक्वालिटी को एमएल इनइक्वालिटी कहते हैं। देन हमने एक एग्जांपल देखी थी कि जिसमें हमने इंटीग्रल सी जेड कॉन्जुगेट डी जेड की बाउंड फाइंड की थी इन अपर हाफ प्लेन। तो ये हमने प्रूव किया था कि इसकी बाउंड पाई आती है। तो ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर्स का रिव्यू के लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या कुछ पढ़ा और कैसे पढ़ा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की डेफिनेशंस थी, वर्किंग रूल था कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, देन कंटूर्स और इसकी टाइप्स क्या हैं और इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब आज के लेक्चर्स में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, हम इस चीज़ पे एक नज़र डालते हैं। तो आज के लेक्चर्स की आउटलाइन है, जैसे मैंने पहले बताया कि आज का लेक्चर्स है हमारा अबाउट काशीज़ थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स के लिए। तो अब काशीज़ थ्योरी के लिए जिन टूल्स की हमें ज़रूरत होगी वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स का। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले डोमेन्स क्या होती हैं, देन डोमेन्स को फर्दर करैक्टराइज किया जाए तो वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स बनती हैं, उनकी थ्योरी क्या है। इसके बाद हम
काशीज थ्योरी का फर्स्ट थ्योरम आज प्रूव करेंगे, नॉन एज काशीज थ्योरम, और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स हम काशी-गुरसा थ्योरम प्रूव करेंगे विच इज़ ए जर्नलाइजेशन ऑफ काशीज थ्योरम, और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो मेनली आज हमारा फोकस जो होगा इन बेसिक 2 थ्योरम्स पे होगा, जिसमें काशीज थ्योरम और काशीज-गुरसा थ्योरम, इनके प्रूफ्स कैसे हम करेंगे, एंड देन ये थ्योरम अप्लाई कैसे किए जाते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स, इस पे बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर का। जैसे मैंने पहले बताया कि हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपली कनेक्टेड एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं। इनफैक्ट कनेक्टेड सेट की आप प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करें तो हमारे पास मैथमेटिक्स में एक आइडिया होता है कॉन्वेक्स सेट का। ज्योमेट्रिकली अगर आपको कोई भी सेट दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक क्लोज कर्व दी गई है इस टाइप की, अब हम देखना चाहते हैं कि ये सेट कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। से दिस इज ए सेट, तो ये सेट कन्वेक्स होता है अगर हम इस सेट के कोई से भी 2 पॉइंट लेके उनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें, तो ये लाइन इंटायरली इन दैट सेट लाई करें। जैसे आप देख रहे हैं कि हम इसके कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें और उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते जाएं, तो ये तमाम लाइन सेगमेंट्स इंटायरली इन दैट सेट लाई कर रहे हैं। सो दिस इज ए कॉन्वेक्स सेट। अब ज़रूरी नहीं कि हर सेट कॉन्वेक्स हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेट ले लें, तो इस सेट के अगर हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें बाय लाइन, तो लाइन का ये वाला पोर्शन जो है ये सेट से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। अब कनेक्टेड सेट के डेफिनेशंस के लिए पहले हमें ज़रूरत है पॉलीगोनल लाइन की, तो पॉलीगोनल लाइंस क्या होती हैं, एंड देन पॉलीगोनल लाइन से ये कनेक्टेड सेट कैसे डिफाइन होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये वाला पाथ ऑब्जर्व करें तो इनफैक्ट ये पाथ एज ए होल देखें तो ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, बट आप इसके पीसेस ऑब्जर्व करें A to B, ये एक लाइन सेगमेंट है, B to C एक लाइन सेगमेंट है। तो ये जो टोटल ABC लाइन है इसको हम पॉलीगोनल लाइन कहते हैं। पॉलीगोनल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो फाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन सेगमेंट से कंस्ट्रक्ट हों। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये लाइन ले लें, ये लाइन सेगमेंट ले लें, ये लाइन सेगमेंट लें, ये लाइन सेगमेंट लें, तो ये जो टोटल लाइन है इसको हम पॉलीगोनल लाइन कहते हैं। तो इनफैक्ट जिस तरह कन्वेक्स सेट में क्या हो रहा था कि हम कोई से भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे लाइन सेगमेंट से, तो वो लाइन सेगमेंट इंटायरली इन दैट सेट लाई करे तो उसको कन्वेक्स सेट कहते हैं। इसी तरह अब आप ये वाला सेट ऑब्जर्व कीजिएगा जो कन्वेक्स नहीं था। फॉर एग्जांपल इस टाइप का सेट है। अब इस सेट में अगर मैं Z1 Z2 2 पॉइंट इस टाइप के ले लूं, तो यहाँ Z1 को से मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, Z2 को भी इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉलीगोनल लाइन जो है ये इंटायरली इन दैट सेट लाई कर रही है। सिमिलरली आप कोई से भी और 2 पॉइंट लें तो आप देख रहे हैं कि इस डोमेन के हर 2 पॉइंट्स को हम अगर पॉलीगोनल लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें तो ये पॉलीगोनल लाइंस इंटायरली इन दैट सेट लाई करते हैं। तो ऐसा सेट कहलाता है कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट की फॉर्मल डेफिनेशन ये बनी कि अगर हम किसी भी सेट के कोई से भी 2 पॉइंट्स को पॉलीगोनल लाइन से ज्वाइन करें और वो लाइन इंटायरली उसी सेट में लाई करे तो उस सेट को कनेक्टेड सेट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये सेट है तो ये हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है। तो फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं इसके
if any pair of points z1 and z2 in a set S can be connected by a polygonal line that consists of finite number of line segment। जैसे पहले मैंने बताया कि polygonal lines बनती कैसे हैं कि finite number of line segments को ज्वाइन करते जाएं end to end, तो ये लाइन polygonal line कहलाती है। और ये सेट जिसके अंदर ये polygonal line जो लाई करेंगी इसको हम कनेक्टेड सेट कहेंगे। अब यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा सेट भी है जो कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए हम एनुलस की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लोज कर्व और ये क्लोज कर्व, अब हमारा सेट ये वाला सेट है, राइट। इसी तरह आप नोट करो कि अब अगर मैं पोर्शन सपोज सेट का ये वाला लेता हूँ कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एज ए सेट ले रहा हूँ, दरमियान में ये पोर्शन हम डिलीट कर लें, तो आप नोट करो कि इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करना चाहूँ तो ये लाइंस पॉलीगोनल लाइंस के थ्रू मैं इन्हें कनेक्ट नहीं कर सकता। इवन लाइन सेगमेंट्स के थ्रू तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, इवन पॉलीगोनल लाइन सेगमेंट्स के थ्रू भी इन पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कनेक्टेड नहीं है। ऐसे सेट को लिटरेचर में डिसकनेक्टेड सेट कहते हैं। अब कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन के बाद डोमेन की डेफिनेशन है कि डोमेन्स क्या होती हैं। ए डोमेन इज एन ओपन कनेक्टेड सेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ऐसे सेट जो कनेक्टेड भी हों और ओपन भी हों उनको डोमेन कहते हैं। तो टेक्निकली आप ऑब्जर्व करें कि कभी हम वर्ड डोमेन यूज कर रहे होते हैं, कभी हम रीजन कह रहे होते हैं, राइट। तो इन सब में डिफरेंस क्या है। जब कनेक्टेड सेट की बात करेंगे उसकी डेफिनेशन आपने ऑब्जर्व की। अब डोमेन क्या होता है, ऐसा सेट जो ओपन भी हो और कनेक्टेड भी हो उसको हम डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर सेट में ई ले लूं z such that z is a complex number and z modulus is less than 1, तो ये एक ऐसा सेट है जो ओपन भी है कनेक्टेड भी है, तो ये हमारे पास एक डोमेन बन गई। अब इनफैक्ट नोट करें कि इसमें कोई बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है। जस्ट ये इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास ये आती है कि ये एक ओपन डिस्क है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 यूनिट है और इस डिस्क में ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं। जस्ट बाउंड्री का कोई पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर किसी डोमेन में हम कुछ बाउंड्री पॉइंट्स ऐड कर लें या सारे बाउंड्री पॉइंट ऐड कर लें या विदाउट बाउंड्री पॉइंट भी इसको देख लें तो इसको हम रीजन कहते हैं। तो रीजन इज ए डोमेन विद सम नो और ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। तो जैसे मैं अगर इसको इसी सर्कल में लेस और इक्वल ले लूँ यहाँ, तो इसमें ऑल बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये डोमेन से रीजन बन जाएगा। तो ये तो डोमेन की डेफिनेशन थी ओपन कनेक्टेड सेट। तो अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी मैं लिखूंगा कनेक्टेड सेट या ओपन कनेक्टेड सेट या डोमेन, तो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कनेक्टेड सेट क्या होता है और डोमेन क्या होती है, ऐसा ओपन सेट जो कनेक्टेड भी हो। अब जब हम डोमेन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से, तो डोमेन्स हमारे पास 2 टाइप्स की हम यहाँ पे उनको देखेंगे। एक जो होती हैं वो है सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स और दूसरी टाइप जो बनेगी वो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स होंगी। अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन को हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ए डोमेन डी इज सिंपली कनेक्टेड if every simple closed contour C lying in D can be shrunk to a point without leaving D. A domain that is not simply connected is called multiply connected. So पहले आइडिया हम क्लियर करते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स का, क्योंकि ऐसी डोमेन
जो सिंपली कनेक्टेड नहीं होंगी उनको हम डिक्लेयर कर देंगे मल्टीपली कनेक्टेड। सो मल्टीपली कनेक्टेड को भी समझने के लिए सिंपली कनेक्टेड डोमेन की डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन को हमने डिफाइन किया है कि डोमेन डी इज सिंपली कनेक्टेड if every simple closed contour C lying in D can be shrunk to a point without leaving D। यानी हम डोमेन के अंदर कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व लें और उस कर्व को श्रिंक करते करते एक पॉइंट पे ले आए तो वो कर्व इस प्रोसेस के दौरान उस डोमेन से बाहर ना जाए, तो ऐसी डोमेन को सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़रा इस डोमेन को ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे ये एक डोमेन मैंने डी ले ली। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये डोमेन सिंपली कनेक्टेड है या नहीं, तो इसके लिए मैं इस डोमेन के अंदर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इन डी। अब इसको श्रंक करना शुरू करें, इस कर्व का साइज रिड्यूस करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल ये इसका श्रिंकिंग का प्रोसेस में शो कर रहा हूं। तो श्रंक होते होते ये एक पॉइंट पे आ गई है। आपने देखा कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये कर्व इस डोमेन से डी से बाहर नहीं गई है, इसलिए ये डोमेन डी जो थी ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि भाई डोमेन में जब कर्व क्लोज ले रहे हैं और कर्व को कर्व भी श्रिंक रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि ये डोमेन से बाहर जाए? अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे होते तो ये चांसेस थे कि डोमेन से बाहर चली जाए। अब श्रिंकिंग के प्रोसेस में ये डोमेन से बाहर कैसे जा सकती है? क्या कोई ऐसी डोमेन है जिसमें हम कोई क्लोज कर्व लें और उसको श्रंक करें एक पॉइंट पे तो वो कर्व डोमेन से बाहर चली जाए इस प्रोसेस में? तो जस्ट इस डोमेन को ऑब्जर्व कीजिए। ये फॉर एग्जांपल एक डोमेन जिसमें से ये एक पीस मैंने कट किया हुआ है। तो अब जो डोमेन है वो आपके पास ये एक होल आ गई है डोमेन के अंदर, तो ये बाकी सारा पोर्शन जो है ये डोमेन का पोर्शन है। ये पोर्शन जो होल वाला है ये एक्सक्लूडेड है, जस्ट पंच किया गया है इस डोमेन में से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक कार्डबोर्ड ले लें और उसमें से एक सर्कुलर पीस कट कर लें। अब आप नोट करें कि इसके अंदर अगर मैं कोई क्लोज्ड कर्व लेता हूँ, ये वाली क्लोज्ड कर्व, और इसको श्रंक करना शुरू करता हूँ एक पॉइंट की तरफ, तो जब ये यहाँ पहुंचेगी तो आपने देखा डोमेन का ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इस डोमेन में शामिल नहीं है। तो कर्व का ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इस डोमेन से बाहर निकल गया है, क्योंकि डोमेन हमारे पास ये वाला सेट था जिसमें से एक होल है। सो रफली स्पीकिंग ऐसी डोमेन्स जिनमें होल आ जाए वो सिंपली कनेक्टेड नहीं रहती। ठीक, तो हम इस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस के लिए कुछ इस तरह देख लेते हैं कि ऐसी डोमेन जिसमें कोई होल ना हो वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन होती है, और ऐसी डोमेन जिसमें होल्स आ जाएं वो सिंपली कनेक्टेड नहीं रहती। ऐसी डोमेन्स को मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स कहते हैं। राइट, अब मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जैसे ये एक मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन हमने शो की है, इसी तरह एक ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स है, और इसी तरह एक ये और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स लेते हैं जिसमें डिफरेंट होल्स हैं। ये टोटल होल्स में ले रहा हूँ n-1 होल्स। राइट, अब अगर इस डोमेन में एक होल हो तो ये कहलाती है डबली कनेक्टेड डोमेन। डबली कनेक्टेड। इसी तरह डोमेन में अगर 2 होल्स आएगी तो ये ट्रिपली कनेक्टेड कहलाएगी,
और अगर n-1 होल्स आएंगी तो ये nply कनेक्टेड होगी, राइट। तो इन जनरल इन सारी डोमेन्स को हम मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम जो ज़्यादातर फोकस करेंगे आज के लेक्चर्स में वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स और डबली कनेक्टेड डोमेन्स को करेंगे। तो आइडिया एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ कि अगर किसी डोमेन में कोई होल ना हो तो वो डोमेन सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स कहलाती है, और अगर डोमेन में एक होल आ गई तो वो डबली कनेक्टेड, 2 होल्स आ गई तो वो ट्रिपली कनेक्टेड, और n-1 होल्स हुई तो वो nply कनेक्टेड कहलाएगी। और इन जनरल्स ऐसी डोमेन्स जो सिंपली कनेक्टेड नहीं होती उनको मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स कहते हैं। सो नेक्स्ट हम जस्ट इन मल्टीपली कनेक्टेड या सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स के आइडिया को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट काशीज़ थ्योरी का फर्स्ट थ्योरम प्रूव करने से पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स देखते हैं जो काशीज़ थ्योरी में यूज़ होगा। यहाँ पे हम इस थ्योरम का प्रूफ तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बट यहाँ हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे टू प्रूव काशीज़ थ्योरम, इसलिए हम जस्ट इसकी स्टेटमेंट रिविजिट कर रहे हैं, नॉन एज ग्रीन्स थ्योरम। स्टेटमेंट ग्रीन्स थ्योरम की यह है कि इफ सी इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कर्व पे रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगा दी हमने कि कर्व पॉजिटिवली ओरिएंटेड होनी चाहिए। रिकॉल दैट पॉजिटिवली ओरिएंटेड मींस कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामीटर में ये ट्रेस हुई हो कर्व, और यूजुअली हमने कहा था कि काउंटर क्लॉकवाइज हम लेते हैं तो वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व होती हैं। कर्व पीस वाइज स्मूथ होनी चाहिए, कर्व सिंपल होनी चाहिए, और कर्व क्लोज्ड होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर ये कर्व सी सेटिस्फाई कर रही है और ये कर्व सपोज बाउंड्री बना रही है एक रीजन आर की विद इन डी, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये डी है, डी के अंदर हमने कर्व ली सी जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये वो रीजन है आर जो बाउंड हो रहा है इस कर्व सी में। इफ पी एंड क्यू along with their partial derivatives are continuous, अब p और q 2 वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं, ये फंक्शन और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटिन्यूस हों इस डोमेन में तो देन ग्रीन्स ने ये प्रूफ किया था कि इंटीग्रल अवर क्लोज्ड कर्व सी p dx प्लस q dy इज डबल इंटीग्रल अवर रीजन R पार्शियल q और पार्शियल x माइनस पार्शियल p और पार्शियल y इंटू डी ए, वेयर डी ए यहाँ एलिमेंट ऑफ एरिया है। तो ग्रीन्स थ्योरम देखें कंटूर इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में भी यूज़ होता है कि आपके पास ये जो कंटूर इंटीग्रल है p dx प्लस q dy ये इस डबल इंटीग्रल अवर रीजन R पार्शियल q और पार्शियल x माइनस पार्शियल p और पार्शियल y डी ए के इक्वल है। इनफैक्ट यहाँ एक तो ऑब्जर्व करें कि यूजली हम इंटीग्रेशन की नोटेशन ये वाली ले लेते हैं, इंटीग्रल अवर c। अब जब पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज कर वो तो इंटीग्रल की नोटेशन नॉर्मली जो लिटरेचर में यूज होती है वो ये वाली होती है, जस्ट ये साइन क्लोज पाथ को शो कर रहा है, इंटीग्रल अवर क्लोज पाथ सी। तो काशीज़ थ्योरी में इन जनरल जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन लिया जाता है वो क्लोज्ड कर्व ली जाती हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल थ्योरम्स में जो नोटेशंस देखेंगे वो कुछ इसी टाइप की नोटेशंस देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करें कि लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रल जो है ये ओवर द कर्व सी लिया गया है, यानी बाउंड्री ऑफ द कंटूर पे लिया गया है, और राइट साइड वाला इंटीग्रल इस रीजन पे लिया जाएगा जो इस बाउंड्री के इन आ रहा है। तो ये रिमार्केबल रिजल्ट ग्रीन्स ने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम ये डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ले लें तो ये इस बाउंड्री इंटीग्रल के इक्वल आता है। तो जस्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसे हम यूज़ करेंगे आप
ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जब पहले हम लिख रहे हैं तो q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x ले रहे हैं और p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, देन इनका डिफरेंस लेकर ओवर द रीजन r इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इनफैक्ट काशीज थ्योरी का हम फर्स्ट थ्योरम प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमें हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। काशीज थ्योरी का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम काशीज थ्योरम। स्टेटमेंट इसकी है, सपोज दैट ए फंक्शन f इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन D। तो गिवन डेटा ये हो गया आपके पास कि f इज एनालिटिक, f एनालिटिक फंक्शन है इन D एंड f डैश इज कॉन्टिन्यूस इन D और f के डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस है इस डोमेन में। देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व C इन D इंटीग्रल C f ऑफ z dz इक्वल टू 0। तो नोट करें कितना रिमार्केबल रिजल्ट कि अगर फंक्शंस एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में और फंक्शंस के डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है इन D, तो आप ऐसी डोमेन के अंदर कोई भी क्लोज कर्व ले लें और उस क्लोज कर्व पे f ऑफ z dz को इंटीग्रेट करें तो ऐसे इंटीग्रल का आंसर ऑलवेज 0 होता है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं एंड देन इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। अब प्रूव में सबसे पहले जो डेटा हमें गिवन है हम उसको रीराइट करते हैं। गिवन है f इज एनालिटिक, सो हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v एज f इज एनालिटिक। तो एनालिटिसिटी का अभी तक हमने जो मेजर एडवांटेज देखा है वो यही है कि अगर फंक्शंस एनालिटिक हो तो CR इक्वेशंस होल्ड करती हैं, काशीज रीमान इक्वेशन होल्ड करती हैं। सो ये फंक्शंस एनालिटिक है तो काशीज रीमान इक्वेशंस होल्ड करेंगी, दैट इज पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y एंड पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v और पार्शियल x। तो एनालिटिसिटी इस बात की गारंटी दे रही है कि ये इक्वेशंस होल्ड करेंगी। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इंटीग्रल C f ऑफ z dz को 0 प्रूव करना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये इंटीग्रल C f ऑफ z dz। अब इस इंटीग्रल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं u और v में। तो f ऑफ z को ले लें u प्लस आयोटा v विद अंडरस्टैंडिंग दैट u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y और dz को dx प्लस आयोटा dy। जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज u dx प्लस आयोटा u dy प्लस आयोटा v dx माइनस v dy। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें तो रियल पार्ट इंटीग्रैंड का बनता है u dx माइनस v dy। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल over C u dx minus v dy, u dx minus v dy प्लस आयोटा कॉमन लें और इस इंटीग्रल का इमेजिनरी पार्ट लिखें विच इज v dx प्लस u dy, v dx plus u dy। So this is integral over C f of z dz। क्योंकि ये डोमेन सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, C क्लोज्ड कर्व है, सो ग्रीन्स थ्योरम के लिए रास्ता हमवार है।
तो हम इस पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब रिकॉल दैट कि ग्रीन्स थ्योरम में जब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई था तो ये पार्शियल क्यू और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी और पार्शियल वाई के इक्वल है। सो इस फर्स्ट इंटीग्रल में ऑब्जर्व करें हम तो p हमारे पास u है और q जो है ये हमारे पास माइनस v है, तो तब ये टर्म्स p dx प्लस q dy फॉर्म में आ जाती है। सो बाय ग्रीन्स थ्योरम ये लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में, इंटीग्रल ओवर रीजन R, और फार्मूला हमारे पास ये था कि पार्शियल q और पार्शियल x माइनस पार्शियल p और पार्शियल y। सो पार्शियल q ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल p ओवर पार्शियल y, बिकॉज यहाँ पे q और p जो थे वो u और माइनस v थे। इसी तरह आप इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करें यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो यहाँ पे p हमारे पास v है और q जो है ये हमारे पास u है। सो दिस इज पार्शियल u ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल y इंटू डी ए। तो प्रूफ में हमने यहाँ तक देखा कि फंक्शंस एनालिटिक गिवन था, CR इक्वेशंस होल्ड कर गई, इंटीग्रल हमने कंसीडर किया और इंटीग्रल्स को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट किया एंड देन हमने ग्रीन्स थ्योरम यूज कर लिया। अब क्योंकि एनालिटिसिटी गिवन थी तो CR इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, तो CR इक्वेशन यूज करें तो पार्शियल u और पार्शियल y माइनस पार्शियल v और पार्शियल x के इक्वल होता है। सो दिस इज प्लस पार्शियल v और पार्शियल x इंटू डी ए प्लस आयोटा टाइम्स इंटीग्रल ओवर रीजन R पार्शियल u और पार्शियल x and partial v or partial y is also partial u or partial x by CR equation। सो हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म भी ज़ीरो है, सेकंड टर्म भी ज़ीरो है, तो इंटीग्रल का आंसर ज़ीरो आ गया। ये कंप्लीट प्रूफ था काशीज़ थ्योरम का। यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जस्ट हमने ग्रीन्स थ्योरम यूज़ किया और ग्रीन्स थ्योरम की रिक्वायरमेंट्स थी कि फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होने चाहिए, इसलिए हमने ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की कि f डैश z कंटिन्यूस होना है, कि f डैश z कंटिन्यूस होना चाहिए। इनफैक्ट इस थ्योरम के प्रूफ में एनालिटिसिटी तो हमने यूज़ की CR इक्वेशंस की फॉर्म में, बट जो डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी थी वो प्रूफ में हमें कहीं नज़र नहीं आई। तो डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी हमने यूज़ की है जब हमने ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर फंक्शंस एनालिटिक को इन डोमेन डी, उसके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हों इन डी, तो उस डोमेन के अंदर कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी ले ले तो f ऑफ z का इंटीग्रल ओवर कर्व c ये ज़ीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन d ले लें और उसमें कोई भी कर्व c ले लें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इंटीग्रेट करें, इसका आंसर ऑलवेज ज़ीरो आएगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एनालिटिक होता है और इसके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होते हैं। इसी तरह आप साइन कॉज को इंटीग्रेट करें, उनका इंटीग्रल ज़ीरो होगा। आप किसी पोलिनोमियल को इंटीग्रेट करें ओवर सी तो उसका आंसर भी ज़ीरो होगा। तो ऐसे तमाम फंक्शंस जो एनालिटिक हैं और जिनके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं, इस काशीज़ थ्योरम से उनका इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम हम जो कर रहे हैं वो है काशीज़ गुरसा थ्योरम।
काशीज गुरसा थ्योरम बेसिकली जनरलाइजेशन है काशीज थ्योरम की। गुरसा ने काशीज थ्योरम में से एक कंडीशन रिमूव की और इस थ्योरम को जर्नलाइज किया। सो गुरसा थ्योरम इज ए जर्नलाइजेशन ऑफ काशीज थ्योरम। तो गुरसा थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज दैट ए फंक्शन f इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन D, then for every simple closed curve C in D, integral C f of z dz equal to 0। तो स्टेटमेंट में कंडीशन ऑब्जर्व करें तो f एनालिटिक होना चाहिए किसी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में, और C हम कोई भी क्लोज्ड कर्व ले लें तो f of z का इंटीग्रल ओवर कर्व C ये 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ जस्ट एनालिटिसिटी जो है ये इनफ है। अगर फंक्शंस एनालिटिक हो ऑन एंड विद इन C तो हमारे पास इंटीग्रल का आंसर 0 के इक्वल आता है। तो नोट करें कि जो डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी वाली कंडीशंस थी वो गुरसा ने रिमूव की और प्रूव किया कि जस्ट फंक्शन का एनालिटिक होना इनफ है ये शो करने के लिए कि इंटीग्रल C f of z dz 0 के इक्वल होता है। यानी डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी चेक करना ज़रूरी नहीं। इनफैक्ट ये थ्योरम जो है इसको जब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में तो इसकी डेफिनेशन हम जस्ट कुछ इस तरह से लिया करेंगे कि इफ़ f इज़ एनालिटिक ऑन एंड विद इन C, बिकॉज वहाँ पे हम डोमेन नहीं देखेंगे कि क्या होगी, हम जस्ट C के ऑन एंड विद इन देख लिया करेंगे कि फंक्शंस एनालिटिक है या नहीं है। अगर फंक्शंस एनालिटिक होगा ऑन एंड विद इन C तो फिर ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C 0 के इक्वल होगा। काशीज गुरसा थ्योरम का प्रूफ क्योंकि क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए यहाँ पे अप टू दिस लेवल हम इसका प्रूफ कंसीडर नहीं करते। जस्ट इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे कि गुरसा थ्योरम अप्लाई कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एवेल्यूएट इंटीग्रल ओवर C sin z ओवर z स्क्वायर माइनस 25 इंटू z स्क्वायर प्लस 9 dz वेयर C इज यूनिट सर्कल। आप इनफैक्ट सोचें कि अगर इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करें यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन तो सबसे पहले पुटिंग आपने करनी होगी z इज इक्वल टू e पावर आयोटा t बिकॉज C यूनिट सर्कल है। उस पुटिंग के बाद आपने साइन z की वैल्यू फाइंड करनी होगी इन टर्म्स ऑफ t एंड देन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बनेगा और उस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना होगा। बट C यहाँ पे क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व है इसलिए हम काशीज थ्योरम या काशीज गुरसा थ्योरम अप्लाई करके इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। अब काशीज थ्योरम और काशीज गुरसा थ्योरम में से जब भी आपने खुद चॉइस करनी हो कि कौन सा थ्योरम यूज़ करें तो काशीज गुरसा थ्योरम ज़्यादा सूटेबल चॉइस है क्योंकि इसमें एक कंडीशन कम है, ये लेस कंडीशनल है। उसमें काशीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपने 2 कंडीशंस चेक करनी होगी कि फंक्शंस एनालिटिक होना चाहिए ऑन एंड विद इन C और फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए। बट काशीज गुरसा थ्योरम अप्लाई करते वक्त आपने सिर्फ ये देखना है कि फंक्शंस एनालिटिक होना चाहिए ऑन एंड विद इन C, तो ऐसे इंटीग्रल्स का आंसर 0 हो जाता है। सो इस एग्जांपल्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग काशीज गुरसा थ्योरम। तो सबसे पहले हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन स्केच करते हैं विच इज यूनिट सर्कल। से ये यूनिट सर्कल है, यहाँ पे हम ओरिएंटेशन ऑफ दिस कर्व ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। इन जनरल अगर मेंशन नहीं है कि कर्व पॉजिटिवली ओरिएंटेड है या नेगेटिवली तो हम इसको ऑलवेज पॉजिटिवली ओरिएंटेड एज्यूम करेंगे। सो यूनिट सर्कल रेडियस 1 सेंटर 0, तो क्लियरली ये पॉइंट अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मार्क करें आयोटा हो जाएगा। ये पॉइंट
-1 होगा और इसी तरह ये पॉइंट माइनस आयोटा, और इसी तरह आप बाकी पॉइंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस यूनिट सर्कल पे क्या होंगे। अब यहाँ पे f ऑफ z की वैल्यू दी गई है साइन z ओवर z स्क्वायर माइनस 25 इंटू z स्क्वायर प्लस 9। अब नोट करें कि ये फंक्शंस एनालिटिक नहीं है। f of z is not analytic at z is equal to plus minus 5 and plus minus 3 iota पे, बिकॉज एनालिटिक नहीं होगा ये फंक्शन अगर हम z स्क्वायर माइनस 25 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 को 0 लें और z स्क्वायर माइनस 25 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व किया जाए तो z प्लस माइनस 5 आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर से, और z स्क्वायर माइनस 9 तो z प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा सेकेंड फैक्टर से। अब इन पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट करें तो +5 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, -5 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसी तरह 3 आयोटा इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा और -3 आयोटा भी इमेजिनरी। तो हम देख रहे हैं ऐसे तमाम पॉइंट्स जिन पे ये फंक्शंस एनालिटिक नहीं है वो सारे के सारे पॉइंट्स इस कर्व सी के आउटसाइड हैं। यानी अगर मैं ऑन एंड विद इन सी बात करूं तो ऑन एंड विद इन सी ये फंक्शंस एनालिटिक है, राइट। देयरफॉर f of z is analytic on and within C. So by Cauchy's-Grusha theorem, integral C f of z dz इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे देखा कि काशीज़-गुरसा थ्योरम जो है ये इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने में यूज़ हुआ, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस कितना इजी था कि जस्ट हमने वो पॉइंट्स देखे जहाँ पे ये फंक्शंस एनालिटिक नहीं है। अगर वो सारे पॉइंट आउटसाइड द कंटूर आए, ऑन और विद इन ना आए, तो फिर ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रल 0 होता है। तो हमने इजीली गुरसा थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इनफैक्ट जब भी हम कोई थ्योरम प्रूव करते हैं इफ एंड देन की कंडीशंस के साथ, तो उसका हम कन्वर्स भी सोचते हैं कि आया उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। तो ज़रा सोचिए काशीज़ थ्योरम का या काशीज़-गुरसा थ्योरम का कन्वर्स क्या बनेगा और क्या उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, इसको देखते हैं। रिकॉल दैट काशीज़-गुरसा थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि इफ f of z is analytic on and within C, then integral C f of z dz equal to 0। मीन्स अगर फंक्शंस एनालिटिक हो किसी क्लोज कर्व C पे तो ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रल ऑन C 0 होता है। अब इसका कन्वर्स ये बनता है कि अगर किसी फंक्शंस का इंटीग्रल ऑन C 0 हो जाए तो क्या वो फंक्शंस एनालिटिक होता है ऑन एंड विद इन C या एनालिटिक नहीं होता। तो ये रिमार्क काशीज़-गुरसा थ्योरम के कन्वर्स को शो कर रहा है। द कन्वर्स ऑफ काशीज़ थ्योरम और काशीज़-गुरसा थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल। अब कन्वर्स जब ट्रू नहीं होता किसी भी थ्योरम का तो हमें जस्टिफाई करना पड़ता है बाय काउंटर एग्जांपल। सो हम इसकी काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं, एक ऐसा इंटीग्रल जिसका आंसर तो 0 होगा लेकिन इंटीग्रैंड फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस के लिए
मैं काशिस थ्योरी नहीं यूज़ कर रहा बल्कि कंटूर इंटीग्रेशंस के आइडिया से इसको सॉल्व करूँगा। सी क्योंकि यूनिट सर्कल है, दैट इज सी जेड मॉड इक्वल टू 1 है। सॉरी, इसकी पैरामीटराइजेशन फाइंड करें तो z की वैल्यू आएगी e पावर आयोटा t और फुल सर्कल है सो t लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो यहाँ से z डैश फाइंड करें या डायरेक्ट हम dz फाइंड करें तो आयोटा e पावर आयोटा t एंड देन dt आ गया। ये इनफैक्ट ये फैक्टर z डैश t dt के इक्वल आ गया। अब इस इंटीग्रल का आंसर देखते हैं। इंटीग्रल c 1/z² dz। अब कंटूर इंटीग्रेशन के मेथड से इसको सॉल्व करें तो पैरामीटर्स की लिमिट 0 to 2 पाई है, z की वैल्यू e पावर आयोटा t है होल स्क्वायर और dz की वैल्यू हमने लिखी है आयोटा e पावर आयोटा t dt, आयोटा e पावर आयोटा t dt। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आयोटा 0 to 2 पाई e पावर माइनस आयोटा t dt आ गई। इसको सॉल्व करें, आयोटा e पावर माइनस आयोटा t और माइनस आयोटा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई, दिस इज माइनस, अपर लिमिट पुट करें e पावर माइनस आयोटा 2 पाई माइनस e पावर 0, so this is 1 minus 1 0। तो हमने देखा कि ये एक ऐसा फंक्शन है 1/z² जिसका इंटीग्रल ओवर यूनिट सर्कल 0 के इक्वल आ जाता है। बट f ऑफ z 1/z² देखें तो ये एनालिटिक नहीं है एट z इक्वल टू 0, राइट। और क्योंकि कंटूर यहाँ पे यूनिट सर्कल था तो z इक्वल टू 0 पॉइंट जो है ये इनसाइड c आ गया है। तो ऑन तो फंक्शन एनालिटिक है बट इन एनालिटिक नहीं है क्योंकि एक पॉइंट 0 ऐसा है जहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि इन जनरल काशिस गुरसा थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी इंटीग्रल का आंसर अगर 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि f ऑफ z एनालिटिक होगा ऑन एंड विद इन c। इनफैक्ट नेक्स्ट थ्योरम जो है वो काशिस गुरसा थ्योरम है फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन्स। अभी तक तो हमने गुरसा थ्योरम की जो स्टेटमेंट देखी थी वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए थी। अब काशिस गुरसा थ्योरम मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए कैसे स्टेट होता है, तो स्टेटमेंट इसकी देखते हैं। लेट ए फंक्शन f be analytic in a doubly connected domain D and C1 are simple closed curves in D. If curve C1 surrounds the whole and C lies outside C1, then integral over C f of z dz equal to integral over C1 f of z dz। यानी अगर हम एक डबली कनेक्टेड डोमेन ले लें जिसमें एक होल हो और C1 ऐसी कर्व हो जो होल को कवर कर रही हो और C एक ऐसी कर्व हो जो क्लोज्ड हो और आउटसाइड C1 हो, तो ये थ्योरम ये शो कर रहा है कि आप फंक्शंस का इंटीग्रल ओवर C फाइंड करें या फंक्शंस का इंटीग्रल ओवर C1 फाइंड करें, इनका आंसर सेम होता है। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम हमने ऑब्जर्व की। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इस डबली कनेक्टेड डोमेन को हम सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ए क्रॉस कट। तो हम यहाँ पे क्रॉस कट लगाते हैं, से ये पॉइंट ए ये बी दो पॉइंट ले लिए हमने और ये कट लगा दिया। अब ये कट जो है ये ए से बी एंड देन बी से ए लगता है। तो आप ऑब्जर्व करें कि अब ये जो डोमेन का पोर्शन है जो इन बिटवीन C एंड C1 आ रहा है ये अब एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है
और फंक्शंस एनालिटिक है ऑन एंड विद इन दिस पोर्शन। लिहाजा अगर फंक्शंस एनालिटिक है तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इंटीग्रल अलोंग सी एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल अलोंग कट ए बी एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल अलोंग माइनस ए बी एफ ऑफ जेड डी जेड, right, and plus integral along minus 1 c1 f of z dz, this is equal to 0। ये रिजल्ट मैंने लिखा है यूजिंग काशीज़ गुरसा थ्योरम कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें इसको कि इस पोर्शन में ये फंक्शन एनालिटिक था, एनालिटिक है तो बाय गुरसा थ्योरम इसका इंटीग्रल 0 होना चाहिए। अब ये टोटल डोमेन हम देखें तो कुछ इस शेप की आ गई है हमारे पास, जैसे ये कर्व थी सी, जिस यहाँ कट को थोड़ा मैं लार्ज करके शो कर रहा हूँ, ये कर्व सी थी, देन ये कट से ए बी लगा, फिर हमारे पास कर्व C1 आई और फिर कट पे B से A की तरफ मूव किया। तो ये इनफैक्ट कट इस तरह से है। इसलिए अगर आप C पे काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हुए जब A से B जाओगे तो आगे आपने C1 को क्लॉकवाइज ट्रेस करते हुए आना है। सो यहाँ पे मैंने माइनस C1 लिखा है और दोबारा B टू A वापस A पॉइंट पे आएंगे तो ये क्लोज्ड कर्व बन जाएगी। तो यहाँ जस्ट मैंने A टू B और जब B टू A शो किया है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है। इस वजह से टोटल इंटीग्रल ओवर दिस पाथ 0 के इक्वल है। तो यहाँ क्योंकि AB और माइनस AB ये इक्वल और अपोजिट से, AB अगर इंटीग्रल पॉजिटिवली ओरिएंटेड था तो माइनस AB जो है ये नेगेटिवली ओरिएंटेड है, यानी BA के इक्वल है। सो ये दोनों इंटीग्रल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रल अलोंग C f ऑफ z dz ये बेसिकली इक्वल आ जाता है माइनस इंटीग्रल माइनस C1 f ऑफ z dz के। अब ये जो इंटीग्रल माइनस C1 f ऑफ z dz है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये इंटीग्रल C1 f ऑफ z dz के इक्वल है। सो इंटीग्रल C f ऑफ z dz इक्वल टू इंटीग्रल C1 f ऑफ z dz। राइट, अब ये जो काशीज़ गुरसा थ्योरम हमने प्रूव किया है फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन्स, इस आइडिया में ब्यूटी नोट करें कि डोमेन में अगर एक होल है और इसको कवर कर रही है कोई भी क्लोज्ड कर्व C1 और इससे बाहर मैं अपनी मर्जी की एक कर्व ले लेता हूं जो क्लोज्ड है और C1 को कवर कर रही है, ऐसे मैं एक सर्कल ले लेता हूं। तो हमने देखा कि इंटीग्रल अलोंग C1 फाइंड करें या इंटीग्रल अलोंग C फाइंड करें, दोनों का आंसर सेम होता है। और इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इस कर्व की शेप इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, जबकि C कर्व की हम देखें तो ये सर्कल है, इसकी ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज़ नोन होंगी हमारे लिए। इसलिए हम टोटल जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया करेंगे, आंसर दोनों का सेम है। ये तो एग्जांपल सॉल्व करते वक्त जो प्रोसीजर है हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इंटीग्रेट करेंगे 1/z माइनस z नॉट पावर n प्लस 1 dz को, वेयर C इज एनी क्लोज्ड कर्व कंटेनिंग z नॉट। अब नोट करें यहाँ पे C पे जस्ट ये रिस्ट्रिक्शन है कि C इज एनी क्लोज्ड कर्व कंटेनिंग z नॉट। तो हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सपोज ये वो C कर्व है
जो z0 को कंटेन कर रही है। अब टोटल इंटीग्रेंड देखें तो 1/z माइनस z0 टू द पावर n+1 है। सो काशीज या काशीज कुर्सा थ्योरम इस पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ये फंक्शन z0 पे एनालिटिक नहीं है और z0 इनसाइड C आ गया है। अब क्योंकि ये ट्रबलिंग फैक्टर है, ये पॉइंट जो इस फंक्शंस को नॉन एनालिटिक बना रहा है, तो हम इस ट्रबलिंग फैक्टर को ख़त्म करते हैं बाय कंसीडरिंग ए सर्कल। इस सिंगुलरिटी को हम कवर करते हैं एक सर्कल से जिसका सेंटर z0 ले लेते हैं और रेडियस से मैं स्मॉल r ले लेता हूँ। तो अब नोट करें कि जब इस पॉइंट z0 को आप पंच करेंगे इस डोमेन में से, तो ये अब सिंपली कनेक्टेड नहीं रहेगी, ये मल्टीपली कनेक्टेड बन जाएगी, इसमें एक होल आ जाएगी। तो ये डबली कनेक्टेड डोमेन बन गई। सो डबली कनेक्टेड है तो हम प्रीवियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये वाला थ्योरम काशीज गुरसा थ्योरम फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन। तो इसमें हमने देखा था कि अगर C1 आप कोई भी क्लोज्ड कर्व ले लें जो उस होल को कवर कर रही हो, तो इंटीग्रल अलोंग C और इंटीग्रल अलोंग C1 का आंसर सेम आता है। सो दैट्स वाई मैंने ये किया है कि यहाँ पे मैंने इस पॉइंट z0 को कवर कर लिया है C1 से, जो एक सर्कल है जिसका सेंटर z0 और रेडियस r है। तो बाय काशीज थ्योरम फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन इंटीग्रल अलोंग C 1/z माइनस z0 टू द पावर n+1 dz, इसका आंसर इक्वल आएगा इंटीग्रल अलोंग C1 1/z माइनस z0 टू द पावर n+1 के। और यहाँ पे C1 जो है ये हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर z0 और रेडियस सपोज r है। ओके, अब इस इंटीग्रल को ओवर पाथ C सॉल्व करने या इस इंटीग्रल को ओवर पाथ C1 सॉल्व करना ये सेम है। सो हम इस इंटीग्रल को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें पाथ एक सर्कल है जिसका सेंटर z0 और रेडियस r है, और सर्कल के लिए पुटिंग्स हमें पता है, इसकी पैरामीटराइजेशंस पता है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जबकि C कोई भी क्लोज कर्व है एंड वी डोंट नो कि इसकी पैरामीटराइजेशंस क्या होंगी। So let me call it I is equal to integral C1 1/z minus z0 to the power n+1 dz, और C1 यहाँ पे ये वाला सर्कल है। तो सबसे पहले इस पाथ की या इस कंटूर की आप पैरामीटराइजेशन लें, तो सर्कल की पैरामीटराइजेशन आ गई z माइनस z0 इक्वल टू r e power iota t, t lies between 0 and 2 pi। रूटीन में इसको सॉल्व करें तो dz आता है z dash t dt, so this is iota r e power iota t dt। therefore integral along C1 1/z minus z0 to the power n+1 dz, this is equal to 0 to 2 pi 1/z minus z0 को पुट करें r e iota t power n+1 and dz is iota r e iota t dt। इसको सिंप्लीफाई करें तो iota ओवर r पावर n आउटसाइड इंटीग्रल आ जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स बचती है 0 to 2 pi and this is e power minus iota nt dt। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो iota ओवर r पावर n, this is e power minus iota nt over minus iota n from 0 to 2 pi, so this is equal to 0, और ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं ओनली व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज
हमने देखा कि अगर हम लिमिट पुट करें तो ये e पावर आयोटा 2 पाई बनेगा विच इज़ 1, और लोअर लिमिट पुट करें तो e पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाती है। सो टोटल इस इंटीग्रल का आंसर 0 आ जाता है फॉर n इज नॉट इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू 0 के लिए इसको देखते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 0, इंटीग्रल c 1 ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 थी, n 0 हो गया तो जस्ट ये इंटीग्रल रह गया। रूटीन की सब्स्टिट्यूशन करें इसमें, तो z माइनस z नॉट था r e पावर आयोटा t, और dz की वैल्यू थी आयोटा r e पावर आयोटा t dt। और इस टाइप का इंटीग्रल हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया था। ये आयोटा dt का इंटीग्रल t फ्रॉम 0 टू 2 पाई, so this is 2 पाई आयोटा। therefore कंक्लूड हम ये करते कि इंटीग्रल अलॉन्ग c1 1 ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 dz, इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा होती है फॉर n इक्वल टू 0 एंड 0 होती है फॉर n इज नॉन ज़ीरो कोई भी इंटीजर ले लें। सो ये तो एप्लीकेशंस थी काशीज गुरसा थ्योरम फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम एवेल्यूएट करेंगे इंटीग्रल c 5z प्लस 7 ओवर z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3 को, वेयर c इज ए सर्कल सेंटर्ड एट 2 एंड रेडियस इज आल्सो 2। इनफैक्ट अगर हम ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन स्केच करें तो ये हमारे पास एक सर्कल बनता है जिसका सेंटर 2 पे है और रेडियस भी 2 पे है। सो a rough sketch of this circle is this one। center 2 and radius is also 2। ओके, यहाँ पे हम टोटल फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो f ऑफ z इज इक्वल टू 5z प्लस 7 ओवर z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3 है। अब z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3 को अगर हम फैक्टराइज करें तो दिस इज z स्क्वायर प्लस 3z minus z minus 3, this is equal to z into z plus 3 and minus 1 into z plus 3. So factors are z minus 1 and z plus 3। लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं 5z plus 7 और z minus 1 into z plus 3। तो आप नोट करें कि ये फंक्शंस जिन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है वो एक पॉइंट तो -3 है और एक 1 है। तो -3 का तो इशू नहीं है, ये आउटसाइड द कंटूर है, बट 1 जो है ये इनसाइड द कंटूर लाई कर रहा है, इसलिए ये ट्रबलिंग फैक्टर है हमारे लिए। तो हमने जस्ट अब ये करना है कि 5z प्लस 7 और z माइनस 1 z प्लस 3 इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। दिस इज a ओवर z माइनस 1 प्लस b ओवर z प्लस 3। सिंप्लीफाई करें तो 5z प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू z प्लस 3 प्लस b इंटू z माइनस 1। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम z को 1 पुट करें, z को अगर हम 1 पुट करें तो ये 12 इज इक्वल टू 4a आ जाएगा और a की वैल्यू यहाँ से 3 मिल गई। और इसी तरह अगर हम b फाइंड आउट करें तो z को -3 पुट करते हैं, तो -3 पुट करने से ये लेफ्ट साइड -8 आ गई और -3 पुट करने से ये राइट साइड -4b बनी। सो b इज इक्वल टू 2।
सो ये टर्म बन जाएगी 3 ओवर z माइनस 1 प्लस 2 ओवर z प्लस 3. Therefore 5z plus 7 divided by z minus 1 into z plus 3, this is equal to 3 over z minus 1 plus 2 over z plus 3. 3 over z minus 1 plus 2 over z plus 3. अब इसको इंटीग्रेट कर दें. आवर कंटूर c dz इंटीग्रल c dz. तो अब इस इंटीग्रल का तो इशू नहीं है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा बाय काशीस-गुरसा थ्योरम, बिकॉज जो सिंगुलैरिटी थी जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं था वो आउटसाइड द कंटूर लाई कर रही है. सो बाय काशीस-गुरसा थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन इस इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाएगा. लेकिन इस इंटीग्रल का आंसर देखें तो अब प्रॉब्लम फिर ये है कि ये सिंगुलरिटी इनसाइड द कंटूर आ गई, लिहाजा इस सिंगुलरिटी को आपने पंच करना होगा. इसको कवर करेंगे एक सर्कल C1 से, और सेम थ्योरम जो आपने मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए अभी प्रूफ किया है उसको यूज़ करेंगे. तो इंटीग्रल ओवर C और इंटीग्रल ओवर C1 का आंसर सेम आ जाएगा. लिहाजा इसको जब मैं इंटीग्रल ओवर C1 सॉल्व करूंगा तो ये इंटीग्रल ओवर C1 3 ओवर z माइनस 1 dz के इक्वल है, वेयर C1 हमने एक ऐसा सर्कल ले लिया है जो z इक्वल टू 1 को कवर कर रहा है और इनसाइड C भी आ रहा है. अब ये 3 बाहर ले आए. सो आई थिंक सो दिस इज 1. सो 3 हम बाहर ले आए थे तो ये 3 टाइम्स इसका आंसर प्रीवियस एग्जांपल से 2 पाई आयोटा. सो रिजल्ट इज 6 पाई आयोटा. ये इसका आंसर आ जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट हमने देखा काशीस-गुरसा थ्योरम ट्रू है फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स, और अगर डोमेन्स डबली कनेक्टेड हो जाती हैं तो स्टिल इस थ्योरम की एक मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है. अब इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि अगर डोमेन्स में n होल्स आ जाएं, यानी मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स हों, तो फिर ये गुरसा थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बनेगी. सपोज C1 up to so on Cn are simple closed curves with a positive orientation such that C1 C2 up to so on Cn are interior to C. same situation जैसे डबली कनेक्टेड के लिए था, अब सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि हमारे पास C कोई भी क्लोज्ड कर्व है किसी डोमेन में, ये डोमेन D ये C है, और C1 C2 C3 C4 Cn ये सारी इनसाइड C है. हैविंग नो पॉइंट इन कॉमन्स मीन्स ये ओवरलैपिंग नहीं है. इफ F इज एनालिटिक ऑन ईच कंटूर एंड ईच पॉइंट इंटीरियर टू C बट एक्सटीरियर टू ऑल C के इन पोर्शंस की बात हो रही है कि अगर फंक्शन इस सारे रीजन में एनालिटिक हो, ऐसे तमाम पॉइंट्स पे जो इंटीरियर टू C हूँ बट एक्सटीरियर टू ऑल C केज हूँ, तो फिर इंटीग्रल ओवर C f ऑफ z dz ये इक्वल होता है समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटीग्रल ओवर C के f ऑफ z dz. तो ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए काशीस-गुरसा थ्योरम सिमिलर वे में वर्क करता है जैसे हमने डबली कनेक्टेड डोमेन में है. सिर्फ इसमें होता क्या है कि अब जब हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे ओवर पाथ C1 देन C2 देन Cn, और इन सारे इंटीग्रल्स को सम अप करेंगे तो हमारे पास फंक्शंस का इंटीग्रल आएगा ओवर द पाथ C. तो सेम प्रोसीजर जो प्रीवियस एग्जांपल का था उसी को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं ओवर C,
where C is a circle centered at origin and radius 4. तो सबसे पहले पाथ को स्केच करते हैं. Path is a circle centered at origin and radius 4. So ये रफ स्केच. पाथ का जो एक सर्कल है, सेंटर ओरिजिन, रेडियस 4, so this is -4, this point is 4 iota and this is -4 iota, and again हम assume कर रहे हैं ये positively oriented है. ओके, यहाँ पे f of z 1/z² + 1 है. इसके फैक्टर बनाएं तो z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा इसके फैक्टर्स हैं. सो ये फंक्शन नॉन एनालिटिक है एट z इक्वल टू आयोटा पे और एट z इक्वल टू माइनस आयोटा पे. तो 2 पॉइंट्स ऐसे आ गए हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. तो हम इस पॉइंट को भी कवर करेंगे एक सर्कल से. लेट मी कॉल इट C1. इस पॉइंट को भी कवर करेंगे एक सर्कल से, इसे हम C2 कह लेते हैं. अब इस प्रीवियस थ्योरम से इंटीग्रल अलोंग C f of z dz ये इक्वल होगा इंटीग्रल अलोंग C1 f of z dz प्लस इंटीग्रल अलोंग C2 f of z dz. ये तो जस्ट वर्किंग रूल था कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. अब इंटीग्रल अलोंग C1 आपने सॉल्व करना है इस फंक्शन को, और इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की है. उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे एंड देन आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे जो ओवर कर्व C2 है और दोनों के आंसर्स को ऐड करेंगे तो इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा ओवर द कर्व C. सो आज के लेक्चर्स को हम कंक्लूड करें तो आज के लेक्चर्स में हमने काशीज थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को स्टडी किया, और काशीज थ्योरी में जो फर्स्ट 2 थ्योरम है, काशीज थ्योरम एंड काशीज गुरसा थ्योरम, उनको देखा और उनकी एप्लीकेशन स्टडी की. इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि काशी गुरसा थ्योरम इज ए जर्नलाइजेशन ऑफ काशीज थ्योरम. काशीज थ्योरम से अगर डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी रिमूव कर दी जाए तो हमारे पास काशीज गुरसा थ्योरम आता है जो मोर जनरल फॉर्म में या लेस कंडीशनल फॉर्म में आ गया. इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू काशीज थ्योरी. नेक्स्ट हमने ये देखा कि काशीज गुरसा थ्योरम ट्रू है फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन. इस थ्योरम का मॉडिफाइड वर्जन अवेलेबल है फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन, और इसी आइडिया को अगर एक्सटेंड करते जाएं तो एनपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए भी ये थ्योरम होल्ड करता है. फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ये थ्योरम सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स में कैसे अप्लाई होता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो ऑन एंड विद इन C तो इंटीग्रल का आंसर 0 के इक्वल हो जाता है. फिर हमने देखा कि अगर ट्रबलिंग पॉइंट आ जाए, ऐसे पॉइंट्स आ जाए कंटूर्स में जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, और अगर वो सिंगल पॉइंट आ रहा है तो इस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए. और इसी तरह अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम उसको मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स वाले आइडिया से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखी. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम काशीज थ्योरी की फर्दर एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे और इसके थ्योरम्स के मॉडिफाइड फॉर्म्स पढ़ेंगे. टिल देन टेक केयर.